अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी नावल सेकंड मैरिज बेस है, एज डिफरेंस बेस है, रूड हीरो बेस है, फोर्स मैरिज है, रोमांटिक नावल है, रिच हीरो बेस है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नावल। ऐसे ही बाहर निकलने लगी। दो लंबे ट्रक के बाइकर्स उसके सामने आ गए। उनसे उठती तेज परफ्यूम और सिगार की महक भी वो एकदम तेज से पीछे हुई। वाह, एशियन ब्यूटी! एक ने ललचाई नजरों से उसे देखा। ऐसी हसीन शाह यहाँ हिल एरिया में तो पहले कभी नजर नहीं आई। दूसरा, जिसकी विशी दाढ़ी थी, वो मुंह पे हाथ फेरते उसके करीब आया। कुछ घंटों पहले की दिलावर की बात उसके कानों में गूंजी। तुम हमेशा से खूबसूरत थी और हो रहोगी। तुमने कभी खुद को किसी मर्द की नज़र से देखा ही नहीं। कोई अहमक ही होगा जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को इग्नोर करेगा। रास्ता दीजिए, उसने तेज से कहते हुए साइड पे होना चाहा कि दूसरा, जिसका चमकता दमकता गंजा सर जिस पर कपड़ा बांधे हुए था, खबासा से मुस्कुरा के उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। फूल को लगा उसकी रूह तक खींच लियो। इतनी जल्दी क्या है? नजरों में घेर के भाग जाना फेयर बात तो नहीं है। जबकि दूसरा हंस पड़ा। हूर ने अपना बाजू छुड़ाना चाहा, लेकिन वो उसे खींचते हुए कोने में लेके जाने लगा। छोड़े मुझे, छोड़ो, मेरा हस्बैंड वहाँ मौजूद है, छोड़ो। उसने चिल्लाना चाहा तो उसके मुंह पे हाथ रख दिया। वी डोंट माइंड, हमारे पास बहुत सी लड़कियां अपने अपने बंदों को चीट करके आती हैं। वैसे भी हमें नॉन एक्सपीरियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं। इससे पहले वो दोनों अपनी शैतानी इरादों से अपनी भड़ास निकालने उसे मेंस वॉशरूम लेके जाते। हूर ने बिना सोचे समझे एक का हाथ इतनी जोर से काटा वो सी करके पीछे हटा, फिर उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। इससे पहले वो दोनों उसको बालों से पकड़ते, वहां कुछ लोगों को उस तरफ आने की आवाज आ गई और किसी ने कॉप का नाम लिया तो वो एकदम चौकस हो गया। फिर उसको धमकी देकर फौरन वहां से निकले। उनके जाते ही हूर खुद को संभालती, अपने मुंह पे हाथ रखते सिसकते हुए उठी, फिर तेजी से पागलों की तरह इधर उधर देखती हुई मेन एरिया आई जहाँ डीके फोन पे लगा किसी को टेक्स्ट कर रहा था। उसे देखकर हूर की आंख बाहर आई। वो हिम्मत करती चलती उसके सिमट आई। उसकी मौजूदगी महसूस करके डीके ने सर उठा के मुस्कुरा कर देखा, मगर उसकी मुस्कुराहट सेकंडों में गायब हुई थी। स्टील ग्रे आंखें डार्क हो गई। वो तेज से उठकर उसकी तरफ आया। हूर, उसका लहजा फिक्रमंद मगर अंदाज बहुत सख्त हो चुका था। इस शख्स की मेहरबान आवाज सुनकर हूर की सिसकियां टूट गई और वो फूट फूट कर रोती हुई इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर दिलावर के साथ लगकर सिसकने लगी। दिलावर, दिलावर, उसकी जैकेट सख्ती से थामे अपने रखवाले के सामने ढह गई। डीके ने हूर के तेजी से खुद से अलग किया। उसका चेहरा उठाकर उसका सूजा हुआ मुंह और फटे हुए होंठ को देखा। उसके चेहरे के तासुरात खौफनाक हो गए। हु डिड दिस टू यू? हूर, तौबा! उसका लहजा, उसने हमेशा दिलावर का गुस्सा और उखड़ लहजा सुना था, मगर ये क्या था जो हूर बस रोए जा रही थी। आई वॉन्ट नेम्स बेबी, टेल मी हु डिड दिस टू यू? दिलावर दांत पीसते हुए उसके बाजू को हिसार में लेकर गुर्राया। दिलावर को मजबूती से थामे उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों बाइकर्स उसे दूसरे शीशे के पार बाहर के स्पॉट पे बाइक पर बैठे नजर आए। शायद वो अब जाने लगे थे। हूर ने उंगली से उस तरफ इशारा किया तो वो गुस्से से भरी दिलावर की निगाहें वहां दो रॉयल इनफ्लेड सुर्ख बाइक्स की तरफ गई। उस जैकेट के साइन को देखकर उसने हूर के माथे पे बोसा लिया और पीछे हटा। यू स्टे हियर गर्ल एंड वॉच, आई एम गोइंग टू टेयर देम इन पीसेस। वो हूर को छोड़कर तेज से उनकी तरफ भागा। आपकी बार हूर रोना भूलकर बौखला गई। ये दिलावर क्या करने जा रहा था? वो परेशान सी अपने कांपते हुए दिल को संभाले खड़ी थी कि सामने ही दिलावर उन बाइकर्स को घेर चुका था। वो दो थे, पर दिलावर के जोरदार घूंसों की आवाज से माहौल गूंज उठा था। वो किसी प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह उनकी ठुकाई लगा रहा था और एक भीड़ जमा हो चुकी थी। किसी ने शायद पुलिस को कॉल कर दी थी। जेम्स, कॉप आ रहे हैं, भागो! उसका साथी सामने से आती को पुलिस कार देखकर चिल्लाया। मैन, पुलिस आ गई है, तुम भी भाग जाओ वरना अंदर हो जाओगे, मार खाता बाइकर बोला। आने दो, मेरी गर्ल को हाथ लगा के तुमने अपनी मौत को दावत दी। अब डीके तुम्हें बताएगा कि उसकी वुमेन को हाथ लगाने की कितनी भयानक सजा मिलती है। वो एक जोरदार पंच मारता हुआ दौड़ा। पुलिस ने आते ही उन दोनों बाइकर्स को उसके चुंगल से छुड़ा लिया था। सार्जेंट, डीके ने अपना वॉलेट निकाल के उसे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो वो इतने बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन को देखकर फौरी मुअद्दब हुआ। उनको जेल में डालकर उल्टा लटका कर इतना मारो कि यहाँ अंदर किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करने का सोच भी न सके। वो पुलिस ऑफिसर्स को हदायत देकर मजमा से गुजरता हुआ सामने दरख्त के पास खड़ी हूर के पास आया, जो अभी तक खौफ से लड़स रही थी। तुम ठीक हो? उसने पूरी तवज्जो से हूर को देखते हुए सवाल किया। आपको चोट तो नहीं लगी मिस्टर खान? हूर ने आंसू पीते हुए सवाल किया तो वो इनकार में सर हिलाता उसका हाथ पकड़े वहां से निकलकर अपनी बाइक की तरफ चलने लगा। हूर को इन बाइकर्स ने छुआ, ये सोचकर उसकी रगों का खून उबलने लगा था। बाइक के पास पहुंचकर वो रुका, फिर हूर की तरफ मुड़ा। उसकी ग्रीन आंखें, शोल्डर कट तरतीब से कटे घने स्ट्रेट बाल, सुनहरी रंगत चेहरा और परफेक्ट फिगर, वो किसी शायरा की गजल मुसव्वर का शाहकार जैसी थी। अगर कोई उसे देखेगा तो हाँ, वो उसकी आंखें नोच लेगा। गुजरी रात वो उस लड़की को फतह कर चुका था और जान गया था
कि वो कितनी पाकीज़ा, कितनी मासूम, कितनी अनछुई थी, और अब ये तय था कि उसे सारी दुनिया से छुपाकर सिर्फ़ अपने लिए कैद करके रखेगा। वो उसकी मलकियत थी, अपनी मलकियत के बारे में वो हद दर्जा सेल्फ़िश था। उसकी चीज़ सिर्फ़ उसकी थी, अब हूर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी थी। हूर की रूह, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जिस्म सब डीके का था। वो उस पे नज़रें जमाए खड़ा था। उसकी नज़रों से निकलती शुआएँ हूर को भस्म कर रही थी। इससे पहले वो उसे टोकती, वो यकदम झुका। बिना आस-पास का ख़्याल किए वो हूर को अपनी गिरफ़्त में जकड़ के उसके सुर्ख़ लबों को अपनी गिरफ़्त में ले चुका था। काफ़ी देर बाद हूर से अलग हुआ, उसके अंदर का गुस्सा, सारी तपिश हूर के लबों का जाम पी के ठंडी पड़ गई थी। उसने बाइक पर से हेलमेट उठाकर हूर को देखा, जिसके सुर्ख़ लब इस वक़्त शिद्दतों से सूजे हुए और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। कम हूर, लेट्स गो। उसने हूर को बैठने का इशारा किया तो वो झिझकती हुई उसके पीछे बैठकर उसकी कमर को जकड़ गई थी। पकड़ना, अब हम ऊपर लवर्स पॉइंट पर जाएँगे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, डीके ने उसे वार्न किया। मिस्टर खान प्लीज़ घर चलें, हूर ने संजीदगी से कहा। ओके, वो कुछ कहते-कहते रुक गया। इस वक़्त उनकी मेंटल कंडीशन वो समझ सकता था। इसलिए लवर्स पॉइंट का इरादा तर्क करके वो वापस कैबिन की तरफ मोड़ काट गया था। शाम 4 बजे के करीब कैबिन पहुँचकर वो हूर को लिए पीछे दरख्तों की तरफ आ गया था। कुछ लकड़ियाँ काटकर वो उन्हें उठाए हूर के साथ कैबिन में दाखिल हुआ। हूर, किचन से मेरा लाइटर लाना। लकड़ियों को फायरप्लेस में डालते हुए उसने हूर को मुखातिब किया। लकड़ियाँ सुलगलाकर वो हूर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम इतनी परेशान क्यों हो हूर? उसने आईब्रो उचकाकर सवाल किया। नहीं, परेशान तो नहीं, बस वो मैं हूर ने अपने हाथ मसले, वो मैं डर गई थी, मुझे लगा कि वो फूट-फूट कर रो पड़ी। हूर माय गर्ल, डीके ने उसे उठकर सीने से अपने सीने में भींच लिया। डोंट वीप माय गर्ल, डोंट। वो उसकी कमर सहलाता उसे रोने से रोक रहा था। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आई एम सॉरी कि तुम्हें इस सब से गुज़रना पड़ा, लेकिन जान, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। उसने बात खत्म करके हूर का चेहरा ऊपर किया और फिर अचानक से उसकी पोनी को खोल दी। उसके गोल्डन ब्राउन बाल चेहरे के दोनों तरफ गिरे थे। सब भूल जाओ, मुझे भी सब भुला दो माय गर्ल। वो गमगीन लहजे में बोलता उस पर अपनी ग्रिप मजबूत कर गया था। कमरे में आग दहक रही थी। उस आग के लड़कते हुए शोलों में वो हूर को अपने साथ लिए दुनिया जहां से बेखबर हो चुका था। आई लाइक द वे यू लुक हूर। उसके नाजुक से वजूद पर अपनी भरपूर शिद्दतें लुटा रहा था। वो नाजुक सी जान ढाल हो रही थी। सॉरी हूर, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं रह पाता। उसे बाजुओं में भरकर अपने बेडरूम का रुख कर चुका था। शाम कब ढली, कब रात हुई, कुछ पता नहीं चला था। हूर मुसलसल उसके प्यार की बारिश में भीग रही थी। उसे अपने बाजुओं में भरकर, उसे अपने सीने में छुपाकर सो चुका था। सुबह हूर की आंख खुली तो वो बेड पर अकेली थी। वो आहिस्ते से चादर लपेटती हुई उठी। बेड के नीचे पड़े अपने कपड़े उठाए ही थे कि वो अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला और वो तौलिया बांधे डी के अंदर दाखिल हुआ। वो तेजी से लाल पड़ती अपने गिर लिपटी हुई चादर को मजबूती से थामती हुई नजरें झुका गई। उसका चेहरा लाल अनारी हो रहा था। गुड मॉर्निंग, डीके उसे देखकर मुस्कुराया। नजदीक आकर उसका लाल पड़ता खूबसूरत चेहरा अपने आंखों हाथों में भरकर उसके लबों को छुआ। तुम फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। वो उसे खुद से अलग करता हुआ बोला तो हूर तेजी से सर हिलाते हुए उसके कमरे से निकलकर भाग गई। जल्दी से फ्रेश होकर सादा सी टी शर्ट और जीन्स पहनकर वह नीचे आई, जहाँ किचन में बना बिना शर्ट सिर्फ जीन्स पहने अपने सिक्स पैक की नुमाइश करता डीके स्टोव के आगे खड़ा था। घंटे में बना लेती हूँ। उन्होंने उसके हाथ से फ्रैंक पहन लिया तो वो मुस्कुराकर पीछे हटा और फ्रिज से दूध निकालने लगा। कुछ ही देर में फ्राई एग, टोस्ट और कॉफ़ी तैयार हो चुकी थी। उन दोनों ने हल्की-फुल्की बातों के दौरान नाश्ता किया। ज़्यादातर डीके ही बोलता रहा। तुम अभी तक ब्लश कर रही हो हूर, बात करते-करते डीके ने अचानक से कहा तो वो झिनक गई। इतना ब्लश ना करो वरना मैं शिकायत ना करना। वो मायने कैसे से बोला तो वो बौखला के खड़ी होगी। क्या हुआ? डीके ने दिलचस्पी से उसके शर्माए बौखलाए हुए अंदाज को देखा। वो नाश्ता हुआ है तो मैं हो चुका है तो मैं बर्तन साफ कर लूँ। वो तेज से बर्तन समेटने लगी। किचन समेट के कमरे में आना, वो बोला तो हूर के हाथ लर्जे। मैं नहीं अभी आ सकती, वो नज़र चुरा कर बोली। क्यों? क्योंकि मुझे ईवा को लेने जाना है, उसका मैसेज आया हुआ है, हूर ने संजीदगी से कहा। इससे पहले डीके जवाब देता उसका फ़ोन बजने लगा था। बिज़नेस कॉल थी। वो फ़ोन उठाकर संजीदगी से बात करता बाहर लिविंग रूम में जाके बैठ गया था। जिस किसी ने भी मेस क्रिएट किया उसका पता लगा। मुझे हर सूरत आज शाम तक सारी इन्फो मिल जानी चाहिए। वो पेशानी पे शिकने लिए बात कर रहा था जब हूर अंदर आई। उसने सोफे के पीछे से डीके की तरफ झुकते हुए बेसाख्ता उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से अपनी हथेलियों से दबाना शुरू किया, जैसे उसे आराम देना चाह रही हो। कोई प्रॉब्लम? डीके फ़ोन बंद करने पर डीके के फ़ोन बंद करने पर उसने नरमी से पूछा। पहली बार डीके को सुकून महसूस हुआ था। कोई था जो उसके लिए परेशान था, उसकी फ़िक्रें बाँटना चाहता था। उसने अपने बालों में चलते हूर के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। वो ज़ोर से आगे की तरफ उसकी बाहों में गिरी थी। बाहर में डालो सबको। उसने हूर के मुँह पर बाइट की। क्या आपको वापस जाना होगा? हूर ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे रोका। पता नहीं। वो फिर से उस पे झुकने लगा था जब मौका देखकर तेज़ी से उसके बाजुओं से फिसल कर निकली थी। मैं जा रही हूँ। हूर ने अपनी शर्ट दुरुस्त की। किधर? ईवा को लेने। वो कुछ दिली सी बोलती हुई तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी।
दरवाजे के साथ मौजूद रैक पर से उसने अपना कोट उठा कर पहना। जल्दी आना। डीके के पीछे से आती आवाज पर मुस्कुराती हुई इस बात में सही लाके बाहर निकले, पलट कर दरवाजा बंद किया और साफ सुथरी वॉकवे पर चलने लगी। आज उसे पूरी दुनिया नहायत बहुत रोशन रोशन सी लग रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। वो डीके और ईवा एक मुकम्मल फैमिली थे। वो जानती थी डीके की जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की नहीं थी, वो शायद आखिरी भी नहीं, मगर अब जब तक वो उसके साथ थी उसे मुखलस होकर ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाना था। अच्छी यादें इकट्ठी करनी थी। डीके उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द था, जिससे उसने प्यार किया था, कर लिया था, और प्यार तो होना ही था, उसके निकाह में थी। बाद में सारी ज़िंदगी उसने डीके के और ईवा के साथ बीते वक़्त अच्छी यादों को सोते हुए गुज़ारनी थी। वो आहिस्तेगी से चलती हुई ईवा की दोस्त के केबिन के बाहर पहुँची, तो बाहर ही वो दोनों दोस्तें खेल रही थी और मिसेज़ हार्पर कुर्सी पर बैठी कॉफ़ी से लुत्फ़-अंदोज़ हो रही थी। "हेलो हूड, आप आ गई?" ईवा उसे देखती हुई खेल छोड़कर भागती उसके पास आई, तो घुटनों के बल बैठकर हूड ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार किया। मिसेज़ हार्पर से चंद बातें की, उनका शुक्रिया अदा करने के बाद वो ईवा का हाथ थामे वापसी के लिए चलने लगी। ईवा बहुत खुश और पुरजोश थी। एंजी के साथ मिलकर उसका सारा डिप्रेशन कहीं दूर चला गया था। अब वो बड़े पुरजोश अंदाज में हूड को अपने गुज़रे वक़्त की एक-एक डिटेल बता रही थी। हूड, आपको पता है एंजी की मॉम बहुत नाइस है। उन्होंने एंजी को इतना सारा उसे अपने हाथ फैलाए, मेकअप दिया, जो वो यूज़ नहीं करती। हम उसे यूज़ कर सकते थे। बस हमें प्रॉमिस करना था कि हम सोने से पहले मुँह हाथ धो के सोएँगे। हमने बहुत सारा मेकअप किया, प्रिंसेस पार्टी की, रात को गेम भी खेले, फिर नेक्स्ट डे हाइकिंग पे भी गए। वो उन गुज़रे दिनों 2 दिनों की एक-एक तफ़सील बता रही थी और हूड दिलचस्पी से उसकी चहकती हुई बच्ची को सुन रही थी। इसका मतलब हमारी ईवा को बहुत मज़ा आया। उन्हें नरमी से रुककर उसके हवा से उड़ते बाल दुरुस्त करके उसकी जैकेट की ज़िप बंद की। यस, मगर मैंने आपको और डैडी को बहुत मिस किया। ईवा उसे लिपट गई। उसकी बात सुनकर हूड एक लम्हे को फ्रीज़ सी हो गई थी। आपको और डैडी को। ये अल्फाज़ जैसे वो एक मुकम्मल फैमिली, एक ख़ानदान हो। वाक़ई, हूड ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खड़े होते हुए मुस्कुरा के पूछा, यस हूड, एंजी की मम्मी-डैडी भी बहुत नाइस नाइस थे, मगर वो आपके और डैडी के जैसे नहीं थे। और पता है, एंजी की मॉम भी आप जैसी प्रिटी नहीं है। ईवा की बात सुनकर भी वो मुस्कुराए। थैंक्स ईवा, मगर ईवा, हमें कभी किसी की उसकी लुक से जज नहीं करना चाहिए, हूड ने नरमी से समझाया। आई नो हूड, मगर मैं ये नोट्स किए बगैर नहीं रह सकी। एंजी की मॉम, डैड, आप और डैडी, मैंने जानकर कंपेयर नहीं किया, खुद हो गया। एवा ईवा मासूम थी, उसके अंदर एक मुकम्मल फैमिली की ख्वाहिश दबी हुई थी। हसरतें अपनी उम्र के बच्चों माँ-बाप से लाड करता देखकर पैदा हुई थी, जिन्हें अब वो हूर की शक्ल में पूरा कर रही थी। वो दोनों चलती हुई रोड क्रॉस करके अपने केबिन पहुंची। हमारे यहाँ कौन आया? ईवा ने केबिन के आगे खड़ी रेड कलर की शॉक को देखकर हूर से सवाल किया, जो हैरत से उस खड़ी हुई पुराने मॉडल की गाड़ी को देखे जा रही थी। वो इधर कैसे आ सकती थी? उसको कैसे पता चला कोई डीके के साथ इधर है? आखिर वो अब क्या चाहती थी? हज़ारों सवाल हूर के दिमाग में उभर रहे थे। हूर, क्या कोई गेस्ट आए हैं? ईवा की मासूम आवाज़ पर वो चौंकी। ये मेरी सिस्टर की कार है। हूर के जवाब देते हुए ईवा का हाथ छोड़कर कोट की जेब से चाबी निकाली और केबिन का दरवाज़ा खोलकर ईवा को अंदर जाने का इशारा किया। ईवा के पीछे वो अंदर दाखिल हुई। ईवा, जो अपनी डैडी और गेस्ट से मिलने के लिए पुरजोश से आगे बढ़ रही थी, ठिठक कर रुक गई। उसके पीछे आती हूर भी। हूर के चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, बिल्कुल सपाट और जज़्बात से आड़ी चेहरा हो गया था। सामने फायरप्लेस के सामने नूर और डीके एक दूसरे के आमने-सामने बहुत नज़दीक जुड़े हुए खड़े थे। नूर के हाथ डीके की गर्दन के पीछे से लॉक थे और डीके के हाथ नूर की कमर पर थे। ऐसा लग रहा था कि या तो वो किस कर चुके थे या करने वाले थे। कदमों की आवाज़ सुनकर डीके ने नूर को एक झटके से खुद से दूर किया था। कदमों की चाप सुनकर डीके ने तेजी से नूर को धक्का देकर खुद से दूर किया था, जिस पर नूर ने हैरत से उसे देखा, जो दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों के ताक़ुब में नूर ने अपनी नज़रें घुमाई और साकत सर चेहरा लिए वाली हूर और क्यूट सी बच्ची को हैरान खड़ा देखकर वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। हाय हूर, उसे देखकर खुशी से चहचहाते हुए लहजे में बोली। शट अप, डीके गुर्राया तो नूर चुप हो गई थी। हूर की तरफ बढ़ा। तुम सब जहन्नम में जाओ, तेज से बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसका इरादा अपना सामान बांध कर इससे पहले वो मजीद जिल्लत उठाती, यहाँ से निकल जाने का था। वुड स्टॉप, डीके ने उसे ऑर्डर दिया, पर वो उसकी सुने बगैर तेज से 2 सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ कर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी कि बड़े-बड़े कदम उठाता हुआ डीके उसके नज़दीक पहुंचा। एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख सीधा अपनी तरफ किया। छोड़ें मुझे, हूर सर्द महरी से बोलती हुई खुद को उसकी मजबूत हानि गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। पर उस स्टोन मैन की गिरफ्त से निकलना इस जैसी नाजुक अंदाम लड़की के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। अच्छा मत बनाए, लीव मी, वो फिनकारी थी। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तुम गलत हो हूर, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। तुम कितना गलत समझ रही हो? डीके ने उसे टोका। मैं क्या सोच रही हूँ, ये आपको क्या पता होगा मिस्टर, मुझे मुमकिन नहीं है मिस्टर खान, वो तंज़िया अंदाज में बोला। तुम्हारी आँखें और ये नाक जिसे तुम बदगुमानी में स्कोर लेती हो, तुम्हारा ये बॉडी पोस्चर, मैं तुम्हारी रग-रग पहचानता हूँ। अब प्लीज़ मुझे समझाने दो कि तुमने जो देखा वो क्या था? वज़ाहत तो करने दो। जो मैंने देखा, अब उसमें मज़ीद वज़ाहत की कोई गुंजाइश किधर है? उसकी बात सुनकर डीके की स्टील ग्रे आँखें गुस्से से तप गई थी।
उसने सख्ती से अपने लब भींचे, हूर को देखा, दीवार के साथ पिन किया और खुद उसके साथ जुड़कर खड़ा हो गया कि वो हिल भी नहीं सकती थी। हूर ने अपनी ग्रीन आंखें उठाकर उसे देखा जो उस पर छाया हुआ था। इस वक्त उसकी ग्रीन आंखों में गम ही गम था। टूटे दिल की कर्चियां साफ नजर आ रही थी। उसका दिल इस वक्त गम से फट रहा था। अपनी नाकदरी का एहसास उसे चीरे डाल रहा था। डीके ने उसकी नम पलकों पर अटके हुए आंसुओं को अपने लबों से छलकने से रोका। आप वो के लब हिले, आप जो चाहते थे वो हासिल कर चुके। मैं आपके लिए एक चैलेंज थी, एक ख्वाहिश जिसे आप पूरा करके मेरे वजूद पर अपने फतह के झंडे गाड़ चुके। तो अब मेरी क्या अहमियत, क्या ज़रूरत? उन्हें हिचकी भरी वो मध्यम आवाज़ में बोल रही थी। इन हालात में भी वो नहीं चाहती थी कि ईवा पे बुरा असर पड़े। वेल कांग्रेचुलेशन, आप मुझे जीत गए। अब प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दें, मुझे जाने दें। हूर ने पलकें उठा के उसकी स्टील ग्रे आंखों में देखा, जिसमें पहले गुस्सा उभरा था, अब एक अनजाना सा दर्द हलकोले लेता नजर आ रहा था। क्या तुम मुझे बस एक प्ले बॉय समझती हो? हूर वो धीमे लहजे में उसके कान के पास घुराया, फिर बिना उसे अलग हुए उसे उसी तरह दीवार से पिन किए उस पर नजर जमाए उसे नूर को आवाज लगाई। नूर, वो चिल्लाया था, आप क्या कर रहे हैं? ईवा भी इधर है, खत्म करे इस बात को, छोड़े मुझे। हूर ने उसे टोका। नूर, वो फिर से चिल्लाया तो लिविंग रूम में फायर प्लेस पे के पास खड़ी नूर भागती हुई दो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। क्या हुआ? सीढ़ी के पास खड़े खड़े नूर ने पूछा। इधर आओ। डीके ने उसे अपने और नूर के पास बुलाया। क्यों? नूर हिचकिचाओ इसे कि तुम यहाँ क्यों आई थी? वो बेइंतहा संजीदा था। नूर ने नजर उठाकर पहले उस दराज कदर स्टोन मैन के बाजों के हिसार में कैद हूर को देखा, जिसकी ग्रीन आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां साफ नजर आ रही थी। फिर डीके को देखा, जिसके चेहरे पर चट्टान की तरह सख्ती छाई हुई थी। वो मैं यहाँ इनसे लोन मांगने के लिए आई थी और तुम सिर्फ फीस और हॉस्टल का खर्चा भिजवा के समझते हो तुम सारी जिम्मेदारी तुम्हारी पूरी हो गई है। खुद तो इस अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड बनकर मजे उड़ा रही है और मुझसे पैसों का हिसाब मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसे है, अगर ये उसमें से मुझे कोई दे देगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे पता है तुम 100 सवाल पूछोगी कि जब ये मुझे आसानी से लोन दे देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने उसे पैसे माँग लिए? नूर बदतमीज़ी से बोली। खुदाया! हूर ने क्रोध से आँखें मींची। तुम बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हें टीज़ करना चाहती थी। जब तुमने दरवाज़ा खोला उसी वक़्त डीके ने कहा कि हूर आ गई। मैं जानकर तेज़ी से उस पर गिरी थी। वो मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे खुद से दूर करने लगा था जब तुम अंदर आई। नूर के लहज़े में ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। नूर की बात मुकम्मल होते ही डीके ने गर्दन मोड़कर जताती हुई नज़रों से हूर को देखा तो वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गए। फूड प्लीज़, मुझे $2000 की ज़रूरत है, बस तुम अरेंज करके दो या अपने इस बॉयफ्रेंड से लेकर दे दो, तो फिर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि हमारी शरीफ फूड अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले उसके घर में छुट्टियां मना रही थी। गेट आउट। उसकी बात काट कर हूर ने संजीदगी से उसे बाहर का रास्ता दिखाया। हूर, क्या तुम इस आदमी को मेरे साथ ऐसा सलूक करने दोगी? नूर की बात सुनकर हूर ने अपना सर उठाया। नूर, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, हूर ने साफ साफ कहा तो नूर की आंखों का रंग बदलना शुरू हुआ। तुम हमेशा से ही मुझसे मेरी खूबसूरती से जलती हुई आई हो। अच्छी बेटी बनने का नाटक, फिर मिस परफेक्शनिस्ट बनकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करना। तुमसे कोई गलती तो कभी हुई नहीं, होती नहीं। नूर बोलती हुई वापसी के लिए पलटी। ये जो अभी तुम्हारे साथ खड़ा है ना, ये भी मुझे तुमसे ज्यादा पसंद करता है, मगर इस बात को एडमिट नहीं करता। और आज मैंने इसे किस किया था, ये भी मुझे किस करने लगा था, पर तुमने आके सारा मजा खराब कर दिया। वो जाते जाते आग लगाकर जोर से दरवाजे को बंद करके कैबिन से निकल गई। कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। बाहर से नूर की गाड़ी की स्टार्ट होने और रवाना होने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो झूठ बोल रही थी, डीके की आवाज़ उभरी। झूठ सच कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खोए खोए लहजे में बोली। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। डीके ने उसे झंझोड़ा। ये सब गलत था, शुरू से ही सब गलत था। मैं जानती थी आप मुझसे क्या चाहते हैं और आप वो भी अच्छी तरह से हासिल कर भी चुके हैं। अब सब खत्म हो गया, ये सब गलत था, आपके लिए, मेरे लिए, ईवा के लिए, ये हम सब के लिए गलत था। वो टूटे हुए लहजे में वो आंसू पीती हुई बोली, फिर चौंकी। ईवा? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अपनी परेशानी में वो ईवा को तो भूल ही गई थी। मिस्टर खान, ईवा किधर है? वो परेशान हुए। दिलावर ने तेज से हूर को छोड़ा और ईवा को एक एक कमरे में देखने लगा। हूर भी किचन, लिविंग रूम, वॉशरूम चेक कर रही थी। वो दोनों उसे ढूंढते ढूंढते लिविंग रूम में वापस आए। मिली एक उम्मीद के साथ उन दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल किया, फिर खुद ही नफी में सर हिलाया। ईवा नहीं मिल रही। हूर ने कपकपाते हुए लहजे में कहा, वो चली गई है। डीके का शायद दिमाग खराब हो गया था। हूर ने उसे तासुब से देखा। वो बच्ची ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? यही हमारे झगड़े से डरकर कहीं छुप गई होगी। प्लीज आप मेरी मदद करें उसे तलाश करने में। हूर ने सोफे के नीचे से झांकते हुए कहा। मैंने कहा ना वो घर में नहीं है। डीके ने परेशानी से अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए हूर को देखा, जो हैरानगी से उसे देख रही थी। मेरा अपनी एक्स वाइफ के साथ कोई खास रिलेशन नहीं था, मगर एक दो बार जब मैं ईवा से मिलने उसके घर गया था तो हमारा हमेशा झगड़ा ही हो जाया करता था और ईवा हमें एक दूसरे पर चीखता चिल्लाता हुआ देखकर सहम जाती थी। कसम से अगर वो बीच मर नहीं जाती तो मैंने खुद उसे मार देना था। उसने ईवा की पर्सनैलिटी बिगाड़ कर रख दी थी। वो एक एक लफ्ज से बातें हुए बोला। इसमें सारा फॉल्ट उस सिर्फ आपकी एक्स का तो नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी दोनों पे आती है। वो बात कर रही थी जब डीके ने दाढ़ियाना अंदाज में उसके होंठों पर उंगली रख के उसे खामोश करवाया। डोंट यू डेयर स्टार्ट डिफेंडिंग हर। खबरदार जो तुमने उसका दिफा किया। डीके की आंखों से शरारे निकल रहे थे। ईवा को हम दोनों ने और मेरी एक्स ने ही एक तरह से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेवर दिया है।
کہ उसे हकीकतों और सच्चाई का सामना करना सिखाया। यही वजह है कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, वरना वो भी तुम्हारी तरह दिल की दिल में रखकर जलने कुड़ने वाली एहसास कमतरी का शिकार हो जाती। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ उसे आईना दिखा रहा था और सच ही तो कह रहा था। जो बच्चे तल्ख हकीकत का सामना करना नहीं सीखते, वो हमेशा सबसे अलग होकर रह जाते हैं। एक गहरा सांस भरकर हूर ने खुद को नॉर्मल किया। वो अपने दिलो दिमाग दोनों से अपने बहन और नूर को निकाल कर दूर फेंका, फिर डीके को देखा। आपको क्या लगता है, इवा किधर गई होगी? मुझे नहीं पता, वो तेजी से बोला। मुझे अभी उसे ढूँढना है, उससे बात करनी है। उस वक़्त बहुत बड़ी ज़हनी अज़ियत में होगी, इमोशनल हो रही होगी। डीके दरवाज़े की तरफ बढ़ा। वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे ढूँढ लेंगे। वो तेज़ी से उसके हमकदम हुई। अब कैबिन के पीछे दरख्तों वाले एरिया में उसे देखे, मैं रोड पर झील की तरफ जाती हूँ। हूर ने अपना कोट पहनकर डीके को देखा। बस बाद में सर हिलाता हुआ तेज़ी से निकल गया। इवा हूर उससे आवाज़ें लगाती हुई चारों जानिब देखती हुई आगे बढ़ रही थी। वो बहुत दूर निकल आई थी जब उसके पास गाड़ी आकर रुकी। हूर अंदर बैठो, डीके ने शीशा उतार कर उसे आवाज़ दी। तो वो आगे आई गाड़ी के पिछली सी तो वो आगे आई गाड़ी की पीछे की सीट पर देखा। ईवा किधर है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। नहीं मिली, तुम गाड़ी में बैठो, मिलकर ढूंढते हैं, वो परेशानी से बोला। तो वो तेज से अंदर बैठ गई। बैक रोड्स, पार्क, सब जगह उन दोनों ने ईवा को ढूंढा। कई लोगों से भी पूछा पर किसी ने उसे नहीं देखा था। उसे तलाश करते करते वो पहाड़ी इलाके के उस रेस्टोरेंट में आए जहाँ वीडियो गेम्स की शॉप थी। उधर कुछ लोगों से पूछा तो वो शॉप का मालिक, उसके एम्प्लॉयज, कुछ लड़के लड़कियां आगे आ गए। आप हमें उसका हुलिया बताएं, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, शॉप ऑनर ने कहा। वो 11 साल की बच्ची है, ब्राउन बाल, 2 पोनियां बांधे हुए, उसकी आंखों का रंग मेरे जैसे ही है, स्टील ग्रे, लंबी दुबली, दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं। डीके ने ईवा का हुलिया बताया। और उसने कैसे और किस कलर के कपड़े पहने हुए थे? ईवा का हुलिया लिखने वाले लड़के ने सवाल किया। कपड़े हेल मैन, मुझे नहीं पता, वो डीके उलझा। वो ब्लू जीन्स और रेड ब्लू स्ट्राइप वाला स्वेटर पहने हुए थे। हूर ने डीके और स्केच बनाने वाले के दरमियान में दखल दिया। ईवा का स्केच बन चुका था, वो सब मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। दोपहर हो गई थी पर ईवा का कुछ पता नहीं चला था। डीके का परेशानी से बुरा हाल था। अब लोकल पुलिस से भी ईवा की तलाश की मदद ले चुका था। और खुद बहुत परेशान थी, उसको समझ नहीं आ रहा था डीके किस तरह से तसल्ली दे, जो इस वक्त एक बिखरा हुआ शहर बना हुआ था, इस छोटे से टाउन को उथल पुथल कर चुका था। सर, आप अपनी मिसेज के साथ घर जाएं, इतना लेट इन जंगलों में लेडी का होना खतरनाक है। हम आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी वाइफ के लिए भी कोई परेशानी हो जाए। आप फिक्र मत करें, जैसे ही कोई हमें इन्फो मिलती है हम आपसे वहीं से आकर आप मिलेंगे। पुलिस चीफ ने रिक्वेस्ट की तो डीके ने एक तूफान खड़ा कर रखा था जिसे वो सब घबरा रहे थे। रात का अंधेरा अब गहरा हो गया था। वो ऑफिसर की मिन्नत समाजत पर कैबिन में वापस आ गया। इरादा हूर को यहाँ छोड़कर वापस ईवा की तलाश में निकलने का था। हूर आते साथ ही अपने कमरे में चली गई थी। वजू करके बाहर आके फोन स्टैंड के पास एक चादर को जायनमाज की तरह बिछाकर ईवा के लिए नफल पढ़ना शुरू हो गई थी। डीके सामने सोफे पर अपने घुटनों पर कोहनियों के ऊपर सर को झुकाए बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, बालों में पत्ते और मट्टी साफ नजर आ रही थी। चेहरे पर बला की सर्द मेहरी और संजीदगी थी। हूर ने दुआ मांगते हुए एक नज़र डीके पर डाली। उस जैसे मगरूर रईस आदमी को इस हाल में देखना हूर के दिल को टुकड़े टुकड़े कर गया था। डीके का यूं परेशान होना उस पर गहरा असर छोड़ रहा था। वो उसे प्यार करने लगी थी और जिससे मोहब्बत है उनको तकलीफ में नहीं देखा जाता। मोहब्बत, वो अपनी सोच पर चौंक गई थी। मोहब्बत कब उन दोनों के दरमियान आई? कल रात जब पहली बार डीके ने उस पर अपना हक जताते हुए उसके रोए रोए पर अपनी छाप छोड़ दी। जब वो बिना सोचे उसके साथ छुट्टियां गुजारने पर राजी हुई। नहीं, मोहब्बत तो बहुत पहले उसके और दिलावर खान के बीच आ चुकी थी। वो तो जब से मिले थे तब से मोहब्बत बीच में आ गई थी और ये और बात कि उसे तस्लीम करने से हिचकिचा रही थी कि उसे डर था कि डीके अपनी प्यास बुझा के उसे छोड़ देगा। मगर वो छोड़े या रखे क्या फ़र्क पड़ता था? उसने तो डीके के नाम पे ही अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी कि वो उसे प्यार नहीं इश्क करने लगी थी। उसकी स्टेल ग्रे आँखों में डूब-डूब कर अब उभरना नहीं था। और डीके को कब से उसकी गायब दिमागी और उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था। उसने उसे पुकारा, हूर ईवा के लिए दुआ करना। उसकी आवाज़ में नमी महसूस करके अस्बात में सर हिलाती उठी और उसके नज़दीक आके उसका सर अपने सीने में भींच लिया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती हो। दिलावर, आप परेशान मत हो, ईवा मिल जाएगी और मैं हूँ ना आपके साथ। मैं ईवा से आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप देखना हमारी बेटी जल्दी मिल जाएगी। वो उसका सर थपक रही थी, उसका रियल जवान मर्द को तसल्ली दे रही थी जब पीछे से किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो तेज से डीके से अलग होकर किचन में भागी। ईवा, ईवा, उसने किचन की लाइट जलाई तो बाहर से किचन में खुलने वाले छोटे से लकड़ी के दरवाजे से ईवा अंदर दाखिल हुई थी। उसके जीन्स घुटनों पर उसके जीन्स घुटनों पर से फटी हुई थी। चेहरे पर, बालों पर, हाथों पर गंदली मिट्टी लगी हुई थी। आंखों में आंसू थे। बालों का बुरा हाल था, उनमें झाड़ियां और पत्ते अटके हुए थे। मगर उसका हुलिया नहीं, बल्कि इस वक्त उसकी आंखों में मौजूद नफरत, हूर और उसके पीछे खड़े डीके के दिल को दहला गई थी। डीके आगे बढ़ा और ईवा को देखकर एक सुकून सा उसके रग रग में उतरा था। उसने बिना किसी गंदगी की परवाह किए ईवा को अपने सीने से लगाया। तुम किधर थी? उसने सवाल किया। पीछे जंगल में, उसके सीने से लगी लगी बोली। पूरा वक्त? यस डैडी। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आई? डीके ने सवाल किया। यस डैडी, आई थी, मगर मैंने आंसर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे ढूंढ लें। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी, मैं बस मर जाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डाई डैडी।
اس کی بات ڈیکے کے سینے میں تیر کی طرح لا کر لگی تھی. اس نے سختی سے ایوا کو خود میں بھینچ کر اس کے بالوں اور چہرے پر پیار کیا تھا. اگر وہ سچ میں اپنی بیٹی کو کھو بیٹھتا تو اس نے ایوا کو خود سے لگائے حور کی طرف دیکھا. ہم تمہارے لیے بہت پریشان ہو گئے تھے ایوا. حور پیار سے بولتی ہوئی نزدیک آئی. تمہارے ڈیڈی بہت بہت پریشان تھے. وہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے تھے. ایسا نہیں کرتے ایوا. خدا نہ کرے اگر کچھ ہو جاتا تو کوئی میری کیئر نہیں کرتا. نہ آپ نہ ڈیڈی کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. مجھے کوئی لائک ہی نہیں کرتا. میری ممی نے بتایا تھا کہ میں بہت بدصورت اور اسٹوپڈ ہوں, اس لیے وہ میرے ساتھ نظر آنا پسند نہیں کرتی تھی. اور ڈیڈی کے ڈھیلے پڑے بازوؤں کا حصار توڑ کر دور ہٹی. اور ڈیڈی آپ کو تو میری ضرورت ہی نہیں تھی. آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری جیسی اگلی اور اسٹوپڈ آپ کی بیٹی ہو. آپ صرف اپنے فون کالز اور بزنس میٹنگ کی کیئر کرتے تھے. یو ڈونٹ ہیو می. وہ چھوٹی سی 11 سال کی بچی اپنے دل کا غبار نکال کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ایوا اسے یوں روتے دیکھ حور کا دل پھٹ گیا تھا. وہ جھک کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی. ایوا ایسے نہیں روتے بیٹی. حور نے اس کے آنسو صاف کیے. حور آپ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتی. ایوا نے شکایت کی. کیوں سوچا ایسا آپ نے ایوا؟ حور نے اس کے بالوں سے میرے پتے اور جھاڑ جھنکار نکالا. اگر آپ مجھ سے پیار کرتی تو میرے ڈیڈی کو اچھا سے ٹریٹ کرتی تاکہ وہ آپ کو میری ممی بنا دیتے. آپ کو پتہ ہے میں نے اینجی اور اس کی موم کو جھوٹ بولا کہ آپ میری ممی ہیں اور آپ ڈیڈی. آپ دونوں مل کر مجھے پیار کرتے ہیں. اس کے بچی کے لہجے میں حسرت تھی. حور آپ مجھے بیوٹیفل لگتی ہیں بہت, لیکن اب مجھے لگتا ہے آپ بیوٹیفل نہیں ہیں, ورنہ ڈیڈی اس دوسری گرل کو اس وقت کس نہیں کر رہے ہوتے. ایوا کی یہ بات ان دونوں پر بم کی طرح پھٹی تھی. یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب دیکھ کر اس بچی پر کیا گزری ہوگی. آئی ہیٹ یو ڈیڈی, آئی ہیٹ ایوری بڈی. وہ بدتمیزی سے بول کر چیخ کر بولتی. حور کا ہاتھ جھٹک کر سیدھی کھڑی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی. ڈیڈی کے ایوا کے پیچھے جانے لگا تھا جب وہ ہوش میں آ کے حور نے تیز سے آگے بڑھ کر اس کا رستہ روکا. نہیں دلاور, اسے مت چھیڑیں ابھی. اسے تھوڑا رونے دیں, اس کا دل ہلکا ہو جائے گا. نو, تم سے یا مجھ سے اس انداز اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی, اور نہ ہی یوں چھپ کر اس نے مجھے پریشان کیا اس کی سزا سے بچ سکتی. اسے سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا میں اس پر بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں. یوں بھاگ جانا, دن بھر چھپ جانا, یہ سب نہیں چلے گا. اسے ضرور سزا ملے گی. وہ سختی سے بولا. آپ حور نے اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری. آپ کیا کریں گے؟ میں اس کی چھڑی سے پٹائی کروں گا. اس نے لہجے میں کوئی نرمی کوئی لچک نہیں دلاور پلیز, وہ بہت اپسیٹ ہے. حور نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا. میں بھی بہت اپسیٹ ہوں, مگر آپ بڑے ہیں, سمجھدار ہیں. وہ بچی ہے, اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں, وہ بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گی. حور کا پریشانی سے برا حال اس ٹائم وہ بہت اچھے سے سمجھ جائے گی. ڈی کے اس کے اپنا بازو اس کے غریب سے چرایا اور اوپر ایوا کے کمرے میں چلا گیا. ایوا کے کمرے کے دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سن کر حور نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی اور خود مین دروازے سے کیبن سے باہر نکل آئی. رات بہت گہری ہو گئی تھی, ہوا میں ٹھنڈک تھی, پر وہ سب سے بے نیاز کیبن کے پاس سے گزرتی نہر کے کنارے پر پتھر پر بیٹھ گئی. نہر کا ٹھہرا ہوا ٹھنڈا پانی اس کے پیروں کو چھو رہا تھا. کیا ساری خوشیاں بس ایک رات کے لیے تھی جب اس نے خود کو دلاور کی بیوی اور ایوا کی ماں محسوس کیا تھا؟ کیا دلاور اور ایوا سے پیار کر کے اس نے ان کو فیملی مان کر اس نے کوئی غلطی کی تھی؟ اب تک اس کی زندگی میں اس نے پہلی بار کھل کر 2 لوگوں سے پیار کیا تھا, ایوا اور دلاور, مگر اب وہ دونوں ہی اس کی وجہ سے پریشان تھے. نہ وہ ان کے ساتھ آتی نہ یہ سب ہوتا. وہ پتھر سے اتر کے گیلی ریت پر بیٹھ کے اپنی کونیاں گھٹنوں سے گرد لپیٹ کر اپنی گھٹنوں پر سر رکھ لیا. آج ایک باپ اور بیٹی کے بیچ جو کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا. ایوا نے اسے بلیم کیا. اس کی وجہ سے اس کے ڈیڈی سے اس کی ماں نہیں بنا پا رہے, جبکہ وہ جانتی تھی ڈی کے نے دور دور تک اسے ایوا کی ماں کی حیثیت دینے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہوگا. ایوا نے الزام لگایا کہ اگر وہ اس کے باپ سے اچھا رویہ رکھتی تو یہ سب نہ ہوتا, اور اس کی ماں ہوتی. ماں تو وہ اس کی اسی دن بن گئی تھی جب ڈی کے نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا. مانا کہ وہ نکاح اس نے صرف حور کی ضد پر حلال رشتہ بنا کے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, پر وہ تو فیئر تھی. اس نے تو اسی دن دلاور کو اپنا مان لیا تھا اور ایوا کو اپنی بیٹی مان لیا تھا. مگر دلاور نے یہ رشتہ چھپایا. وہ چاہتا تو ایوا کو اعتماد میں لے سکتا تھا, مگر ایک زخمی سی مسکراہٹ حور کے لبوں پہ ابھری. اسے صرف حور کے جسم کی بھوک تھی جو اب وہ پوری کر چکا تھا. تو پھر اب وہ یہاں کیوں تھی؟ ایوا کی خوشیوں کو داؤ پر لگا کر ڈی کے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتی تھی. رات بڑھ رہی تھی, ساتھ ہی ساتھ سردی کی شدت بھی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی. وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی اور واپسی کی طرف قدم بڑھائے. کیبن میں پہنچ کر اوپر کی 2 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم ایوا کے کمرے کے دروازے پر رکے جو ابھی بند تھا. وہ ایک اداس نظر اس پہ بند دروازے پر ڈالتی اپنے کمرے میں آئی, پلٹ کر اپنا دروازہ بند کیا. کمرے میں اندھیرا, خنکی اور اکیلے پن کا احساس چھایا ہوا تھا. یہ احساس کچھ نیا نہیں تھا. وہ عادی تھی تنہا رہنے کی. ہاں, اب کچھ دن ڈکے اور ایوا کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ تنہائی اسے ضرور پریشان کرے گی, مگر اب پھر اسے اسی کے ساتھ جینا تھا. وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی. اس کا دل اور دماغ دونوں ہی اس وقت کام نہیں کر رہے تھے. یہی سوچ بس ذہن میں ابھر رہی تھی کہ کیا وہ اب دلاور خان کے لیے اس امیوزمنٹ پارک میں کام کرے گی یا نہیں, اور نور اس کا کیا کرنا ہوگا. وہ سب سے اہم, کیا وہ اب دلاور خان اور ایوا کے بغیر رہ سکے گی. سب باتوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ صبح جب سو کر اٹھے گی تو شاید تو دماغ کام کرے اور کوئی بہتر فیصلہ لے سکے. یہ سوچ کر وہ بنا کپڑے بدلے اپنے بستر پر تھکے ہارے انداز میں گر سی گئی تھی.
تکیے سے سر ٹکا کر تھوڑی دیر میں وہ سو چکی۔ عجیب سے احساس سے ہور کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ کے نزدیک دو پھیلی ہوئی جینز میں ملبوس ٹانگوں پہ پڑی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی مرد کی ٹانگیں تھی، پر وہ تو دروازہ لاک کر کے سوئی تھی۔ اس نے ٹانگوں سے اوپر تک کا سفر کیا تو ڈیکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ تیز سے اٹھی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بیٹھ کر اپنے اوپر بلینکٹ کھیلتے ہوئے خود کو ڈھکا۔ کرسی پر بیٹھا تم کو سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ سکون سے بولا۔ اس کا انداز ہور کو تھکا تھکا سا محسوس ہوا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے مسٹر خان، میں مذاق کر بھی نہیں رہا۔ تم نے پوچھا میں ادھر کیا کر رہا ہوں تو میں نے بتا دیا، سمپل۔ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ آپ اندر کیسے ہیں؟ میں نے تو دروازے پر لاک لگایا تھا، وہ الجھی۔ میں نے لاک توڑ دیا، سمپل، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کی بات سن کر ہور نے ہمت کی اور اسے دیکھا۔ ایوا کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، دلاور مسکرایا۔ یہ اس کی پہلی مسکراہٹ تھی اس حادثے کے بعد۔ انفیکٹ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، بہت۔ ڈی کے نے ایوا کی تعریف کی تو ہور کے پلکوں پر آنسو اٹکنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان باپ بیٹی کے بیچ میں اس کی وجہ سے کوئی دراڑیں نہیں پڑی۔ کیا آپ نے اسے مارا؟ ہور نے پریشانی سے پوچھا۔ یس، وہ آہستگی سے بولا۔ اس سے پولیس کو فون کروا کے ان سے بھی سوری کروایا، اس کی وجہ سے وہ سب پریشان ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ اس نے کہا کاش میں بہت پہلے اس کی زندگی میں ہوتا تو اسے 2 تھپڑ مارنے کے لیے۔ وہ ہنسا، ایک مکمل سیٹسفیکشن والی ہنسی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک بچہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا باپ اسے پیار نہیں کرتا، مگر ایوا نے قسم کھائی کہ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں مصروف رہتی اور باپ اپنے بزنس میں کھویا رہتا ہو، جس نے کبھی بھی اپنی بچی کے ساتھ پکنک نہ منائی ہو۔ میرے خیال سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسے کیوں لگا ایسا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں ہی اسے پیار نہیں کرتے، پر اب میں اسے یقین دلا دیا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، میرے لیے اہم ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اب وہ سب بالکل پرفیکٹ تو نہیں، مگر پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس کا بریک پوائنٹ کل آ گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تفصیل سے ایوا کو اسے ڈسکس کر رہا تھا اور اسبات میں صحیح لا کر بس چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ وہ بات ختم کر کے مسلسل اسے گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جس سے وہ نروس سی ہو رہی تھی، پر وہ اسے گھورے چلے جا رہا تھا۔ آخر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تنگ آ کر ہور نے اس پر سے نظر ہٹا کر اس سے اپنا نچلا لب کاٹتے ہوئے تنگ آ کر کہا۔ ڈی کے نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کی طرف جھک کر اس کے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا لیا۔ کل رات ایوا کے آنے سے پہلے جو تم نے کہا تھا کہ وہ سچ تھا، وہ اس کی محبت کے اظہار پر سوال کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہور کا چہرہ، گال، کان سب لال ہو گئے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر بلینکٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی، جیسے اس سے ہم اور کام ہی نہ ہو۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ کرسی پر سے اٹھا، بستر پر ہور کے مقابل بیٹھ کر اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے جواب چاہیے ہور، اس کی گرین آنکھوں میں اپنی سٹیل گرے آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نظر جھکا گئی تو تیش میں آ کر ڈیکے نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے مدِ مقابل کیا۔ اس کی اس حرکت پر ہور کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ یہ تمہاری بہت بری عادت ہے کہ تم ہر بات جو اہم ہوتی ہے اسے غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ میرے ساتھ یہ عادت نہیں چلے گی۔ ہور، اس نے سختی سے اسے دیکھا جو آنکھیں میچ گئی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ جی، وہ مجرمانہ انداز میں اعتراف جرم کرتی ہوئی رو پڑی۔ ہور، او گاڈ! وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا ان کو لبوں کی گرفت میں لے گیا تھا، اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے ہوئے اپنے بستر پہ لٹا کے اس پہ اپنی شدت سے لٹا رہا تھا۔ ہور کا سانس رکنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے ہور کی سانسوں کو رکتا ہوا محسوس کر کے اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ جانتی ہو، رات جب میں اور ایوا مذاکرات ختم کر کے اٹھے تو ایوا تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ جذبات میں آ کر کہا تھا۔ اس سب کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ہم تمہارے کمرے میں آئے تو دروازہ لاک تھا، تم سو چکی تھی، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایوا اب صبح تمہیں بتائے گی کہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اپنے غلط الفاظ پہ کتنی شرمندہ ہے۔ وہ اس کے اوپر لیٹا، اس کی زلفوں سے کھیلتا ہوا بات کر رہا تھا۔ نہیں، ہور کے لب ہلے۔ وہ بچی ہے، اس سب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ کس کے لیے کیا بہتر ہے، یہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کی گرین آنکھوں میں اپنی سٹیل گرے آنکھیں گاڑتا ہوا گرایا۔ ہم سب کے لیے، وہ بامشکل غلط، نہ میرے اور نہ ایوا، ہم دونوں کے لیے بہتر نہیں، وہ سختی سے بولا۔ وہ میں نے سوچا کہ وہ بول رہی تھی جب ڈی کے اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ تم سوچتی بہت ہو ہور، وہ نرمی سے بولتا ہوا ایک بار پھر اس کے بھیگے ہونٹوں کو اپنی انابی لبوں کی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ کافی دیر تک اس پر اپنی شدت لٹا کر وہ پیچھے ہٹا اور ہاتھ بڑھا کر ہور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہماری ٹائمنگ غلط تھی۔ کل جب تم نے مجھے اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے جواب میں I love you too کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں بتا ہی نہیں سکا کہ میں تم سے کس قدر پیار کرتا ہوں، مگر تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تم گواہ ہو میری شدتوں کی، میری چاہتوں کی، بولو گواہ ہو کہ نہیں؟ اس کا لہجہ آخر میں درست ہوا۔ ہور کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں بنا پیار تم پر اپنی شدت لٹا سکتا ہوں؟ جن سے جسموں کی ہوس پوری کی جاتی ہے ان پر اپنا پیار اور شدت نہیں لٹائی جاتی، نہ ان کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔
हूर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जाने पर मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आखिर क्यों वो फट पड़ा? डैम इट वुमन, मुझे जवाब चाहिए। वो गुर्राया तो हूर उछल पड़ी। आप, हूर ने उसे शर्ट से पकड़ा। आपने पहले दिन से मुझे ये एहसास दिलाया कि आप सिर्फ़ मुझसे फ़िज़िकल रिलेशन रखना चाहते हैं। हूर ने संजीदगी से उसकी आँखों में झाँक कर जवाब दिया। शुरू में जब तुम्हें देखा तो दिल ने तुम्हें छूने को, तुम्हें महसूस करने की ख्वाहिश की, ये सच है। मैं सिर्फ़ कुछ रातें तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहता था, मगर जब मैं ईवा को तुम्हारे हवाले करके बिज़नेस ट्रिप पर गया तो मुझे एक-एक लम्हे ये एहसास हुआ कि वो रुका। बड़े दिलकश अंदाज़ में मुस्कुराया, झुककर उसके चेहरे पे हैरत से नीम व लबों को छुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि जैसा तुम्हारा रवैया था, तुमने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट ही कर देना था, बस इसलिए तुम्हें हार्ड टाइम दिया माय लव। वो मुस्कुराया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो अब संजीदगी से उसे प्रपोज़ कर रहा था। हमारी शादी हो चुकी है, वो बामुश्किल बोली। ये सब उसके लिए बहुत ख्वाबनाक था। हाँ, मगर वो एक खुफिया निकाह था। अब हम धूम-धाम से सारी दुनिया के सामने शादी करेंगे। तुम दुल्हन बनोगी और फिर हमारी गोल्डन नाइट और हनीमून। वो उसे बाजुओं में भरकर सरगोशियाँ कर रहा था। वो शर्मा के उसकी बाहों में सिमट रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो हूर। वो अब हद फैलांग रहा था। उसने हूर की शर्ट पर हाथ रखा। नहीं प्लीज़ दिलावर मत करें, वो ईवा इंतज़ार कर रही होगी। हूर बौखला गई। अभी बहुत रात बाकी है, ईवा इस वक्त सो रही है। सुबह सुबह नहीं हुई अभी? हूर ने आंखों की जाहों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पाने के बाद मैं एक रात भी तुमसे दूर रह सकूं? पर हूर ने नजरें उठाई। अभी रात के 3 बजे हैं। मगर वो डीके ने उसके लबों पर मोहर लगा के उसे मजीद बोलने से रोक दिया। आई लव यू हूर, भारी पुरतपिश लहजे में उसके लबों को आज़ाद करके डीके ने इज़हार किया और बेसाख्ता उसे अपने अंदर समेट कर उसके सारे होश उड़ाने लगा। रात बीत रही थी और हूर उसके मजबूत बाजुओं में कैद उसकी मोहब्बत की बारिश में भीग रही थी। कुछ दिन बाद ये एक आलीशान बड़ा वेडिंग रिसेप्शन था। सफ़ेद कलर नेट की लॉन्ग मैक्सी में सर पर नेट का दुपट्टा ओढ़े हूर और उसके साथ एक साइड पर सफ़ेद फ्रॉक में उसकी उंगली सख्ती से पकड़े चेहरे पर बला की शौखी लिए ईवा, और दूसरी साइड पर सफ़ेद टेक्सटो पहने वजाहत से मालामाल दिलावर खान और डीके खड़क। अब हम हनीमून के बाद इस महल को घर बनाना है। सब मेहमानों के जाने के बाद ईवा को अपने दादा दादी के पास छोड़कर वो हूर को साहिल के किनारे बने अपने महल नुमा घर में ले आया था। उसने हूर को बाजू में भरकर डीप किस की। मेरा, तुम्हारा और ईवा, उसके आने वाले मजीद 4 या 5 और बहन भाइयों का घर। उसने हूर के होश उड़ाए। आप? हूर उसकी बात सुनकर बुरी तरह से ब्लश करने कर गई थी। मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ तुम संभाल सकती हो। हूर वो आंखों में बेपनाह चमक और मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। आज उसने सारी दुनिया के सामने हूर को अपनी बीवी की हैसियत से मुतारफ करवा कर हूर को हमेशा के लिए जीत लिया था। वो आज खुश थी, बेपनाह खुश। आज उसकी सब महरूमियों का उजाला हो गया था। अब उसकी जिंदगी में कोई तशनगी नहीं रही थी। अब उन्हें हमेशा एक साथ रहना था, एक मुकम्मल फैमिली बनकर। ऐसा घर बसाना था जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो।